नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की सुनियोजित साजिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। कटिहार जिले के काढ़ागोला स्टेशन के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े चलती ट्रेन में व्यवसायी से 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण लूटे। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज और सुपौल में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात दंगों के मामले में राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। श्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई है। इस याचिका में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। श्री शाह ने कहा कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद हुए दंगे पहले से नियोजित नहीं थे, बल्कि उसी समय भड़के थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। जब अंत में सत्य सोने की तरह बाहर आया है, चमकता हुआ बाहर आया है, तो आनंद ही होगा। गृहमंत्री ने जोर दिया कि उस समय स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर संभव कोशिश की गई। सरकार की ओर से किसी तरह की देरी नहीं की गई और तीसरे पहर तक सेना बुला ली गई थी। गृहमंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण श्री मोदी ने वर्षों तक निराधार आरोपों का सामना किया। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजरात मामले में पूछताछ हुई थी, लेकिन कोई धरना तब नहीं दिया गया। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को इतिहास का काला अध्याय कहा है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि 1975 में इसी दिन कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करके प्रत्येक भारतीय के संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने इस तानाशाही मानसिकता के विरोध में खड़े होकर लोकतंत्र बहाल करने के लिए बलिदान देने वाले लोगों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि 47 वर्ष पहले देश में आपातकाल लगाया जाना कभी भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लेने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियोजित और प्रणालीबद्ध तरीके से नष्ट किया जाना कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्री नड्डा ने एक संदेश में कहा कि आज देश उन महान नायकों को याद कर रहा है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आपातकाल की काली यादों को भुलाया नहीं जा सकता। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल की केवल आलोचना से देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि देश के लोकतंत्र को फिर कभी आपातकाल जैसी परिस्थितियों में नहीं फंसना पड़े। श्री प्रसाद ने लोगों से अपने वैधानिक अधिकारों से परिचित होने का आह्वान किया। कटिहार जिले के काढ़ागोला स्टेशन के पास हाटे बाजार एक्सप्रेस में सवार स्वर्ण कारोबारी से अपराधियों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण लूट लिए। लूट के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। रेल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। निगरानी जांच ब्यूरो ने ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना स्थित आवास, कार्यालय समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई। निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार मवार ने बताया कि दानापुर के गोला रोड तथा पटना सिटी के सुल्तानगंज स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है, जिनका आकलन किया जा रहा है। राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2022 का आयोजन आगामी 6 जुलाई को होगा। परीक्षा के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि ये परीक्षा एक पाली में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण 23 जून को होने वाली ये परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गए प्रश्न का जवाब। शुक्रवार 24 जून को हमने पूछा था कि अविभाजित बिहार के उस आदिवासी नेता का नाम क्या है जो 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे थे। श्रोताओं, कल पूछे गए इस सवाल का सही उत्तर है जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी समाज में उस समय के सबसे पढ़े लिखे नेता श्री मुंडा को मरांग गोम के उपनाम से भी पुकारा जाता है। सही उत्तर देने वालों में से विजेता बने हैं झारखंड के रामगढ़ जिले के बड़का बाजार गांव निवासी मंटू करमाली। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अगला विजेता आप भी बन सकते हैं। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी समाचार। अगला प्रश्न बुधवार संध्या 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 जून 1906 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा की। हालांकि सुचेता अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सशक्त नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि बचपन में वे बहुत ही शर्मीली और संकोची थीं। उनके अपने शब्दों में ब्रिटिश सरकार के भीषण अत्याचारों, विशेषकर जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटना को देखकर उनके भीतर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रबल इच्छा पैदा हुई और उनके भीतर के प्रतिशोध को स्वर मिला। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्रोफेसर बनने का निर्णय लिया। ये विश्वविद्यालय उपनिवेश विरोध गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रहा था।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही सुचेता की मुलाकात जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी से हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वयं सेवकों को लेने के उद्देश्य से अक्सर विश्वविद्यालय आया करते थे। बाद में 1934 में इन दोनों ने बिहार भूकंप के राहत कार्यों में भागीदारी की। इसके 2 वर्ष बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला किया, लेकिन कृपलानी सुचेता से 20 वर्ष बड़े थे और इस विवाह के लिए दोनों के परिवारों में से किसी की भी स्वीकृति नहीं थी। गांधी जी भी इस निर्णय से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विवाह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से आचार्य कृपलानी का ध्यान राष्ट्रहित के कार्यों से हट जाएगा। लेकिन गांधी जी बाद में इस विवाह के लिए राजी हो गए और सुचेता कृपलानी ने भी सत्याग्रह रैलियों में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही वे नेतृत्व भूमिका में भी आ गईं। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नीरज चंद्र ने बताया कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भागों के 1-2 स्थानों पर तथा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही किशनगंज और अररिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी चेतावनी है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटे के दौरान मुजफ्फरपुर के साहेबगंज, रोहतास के दिनारा तथा किशनगंज के तैयबपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य तथा दक्षिण पूर्व भागों में मध्यम वर्षा हुई है। साहेबगंज में सबसे अधिक 42.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राज्य में एक बार फिर से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में 152 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 362 सक्रिय मामले पटना में हैं। आकाशवाणी से बातचीत में कुछ युवाओं ने कोविड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने और टीकाकरण की अपील की है। मैं कल्पना चावला वैशाली जिले की रहने वाली हूँ। इन दिनों कोविड के केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। मैंने अपने दोनों टीकाकरण नियमित रूप से ले लिए हैं। आप भी अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र से जाकर टीका जरूर लें और घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर और मास्क का नियमित रूप से उपयोग करें। मैं स्तुति प्रिया गया जिले की रहने वाली हूँ। लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे तो मैंने बहुत मानसिक दबाव झेला है, मैंने अनुभव किया है और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने न सिर्फ हमारे जीवन को शारीरिक रूप से बाधित किया है, प्रभावित किया है, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है। फिर से कोविड केसेस तेजी से फैल रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम मास्क का नियमित रूप से उपयोग करें। जब भी हम बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तथा मानसिक स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। प्रदेश में अब तक 13,52,66,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,12,92,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 28,66,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,96,96,00,000 को पार कर गया है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य में जांच और टीकाकरण को तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कटिहार में राज्य के 37वें आरटीपीसीआर लैब की शुरूआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस लैब में प्रत्येक दिन 400 लोगों की आरटीपीसीआर जांच होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मामलों को लेकर सरकार गंभीर है और टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पटना हवाई अड्डे से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट के विमान को तकनीकी खराबी के कारण टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे पर आपात स्थिति में रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार विमान के एसी में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस विमान को रद्द कर दिया गया है और सभी यात्रियों को दूसरे विमान से रवाना किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इसी कंपनी के एक अन्य विमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग लगने की घटना के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की सुनियोजित साजिश की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। कटिहार जिले के काढ़ागोला स्टेशन के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े चलती ट्रेन में व्यवसायी से 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण लूटे। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज और सुपौल में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।